सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। रीजनिंग के क्वेश्चंस आज वापस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल मैंने आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवा दिए थे, वो वीडियो आज अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस पे मुझे ऐसे मतलब लग रहा है कि व्यूज़ और रिस्पॉन्स बहुत कम दे रहे हो आप लोग, बट मान के चलो वो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल है, सारे पीओ लेवल क्वेश्चंस हैं। आप उनको डेफिनेटली एक बार ट्राई करो यार, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, प्रॉपर पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं और आरआरबी वाले एग्जाम्स में रेलेवेंट, ऐसे ही रेलेवेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर से खुद से ट्राई करके देख लो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे वीडियो देखो, खुद से एक बार ट्राई करके ज़रूर से देखो उसको, ठीक है ना। और आज जो है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 8% दिया हुआ है, फ्लोर वाला 9 स्टोरी बिल्डिंग दे रखी है, एक हमें जो है फ्लोर दे रखा है वो वेकेंट दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कंडीशंस बाद में नोट डाउन कर लेंगे। बॉटम वाला जो दे रखा है अपनों को, बॉटम वाला 1 है, बाकी ऊपर के सारे 9 आ जाएंगे। तो 9 8 7 6 6 स्टार्ट कर देते हैं, 5 4 3 2 और 1। तो ये अपने सारे के सारे फ्लोर्स बन गए, ठीक है। अब इसके बाद में कंडीशन नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइन से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ताकि प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। एक ये लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन हो गई, अभी सीधी बन रही है, जैसे भी बन रही है वैसे एडजस्ट कर लेना। कंडीशंस नोट डाउन करने के लिए वैसे तो सीधी बना लेते हैं यार, इसमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा, सीधी बना लेते हैं, छोड़ो इसमें फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये बना ली अपन ने लाइंस अपनी। अब कंडीशन नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। 1 पर्सन Q और T के बीच में रह रहा है और T जो है वो Q के नीचे रहता है, ठीक है। तो T जो है वो Q के नीचे रहता है और 1 पर्सन इसके अंदर आ गया। उसके बाद में अपन देखते हैं कि Q और R के बीच में 2 पर्सन है और R जो है वो Q के अबव है, ठीक है। R जो है वो Q के अबव है, इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, बात खत्म। अबव वाला सिग्नेचर लगा दो यहाँ पे। उसके बाद में क्या देखना है कि T लिव्स जस्ट अबव S, T जो है वो S के जस्ट ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ पे S के ठीक ऊपर यहाँ पे ये अपना आ गया। 3 फ्लोर दे रखे हैं N और T के बीच में, जहाँ पे N ना तो R के पास रहता ना O के अबव रहता, ठीक है ना। तो N और T के बीच में 3 फ्लोर्स दे रखे हैं, N ना R के पास में रहता, N और T के बीच में, N और T के बीच में 3 फ्लोर्स अपनों को दे रखे हैं और N जो है ना R के पास में रहता ना अबव O, ठीक है। तो N जो है वो ना R के पास में रहता है ना अबव O रहता है, ठीक है। तो O के बिलो में N आ जाएगा, ये अपना हो गया। आफ्टर दैट N, ठीक है, N की कंडीशन हो गई। M और O के बीच में 1% दे रखा है और M जो है वो O के अबव रहता है, तो M और O के बीच में 1% है और M जो है वो O के अबव रहता है। ये कंडीशन सारी ये लिंक होती जा रही है। तो P लिव्स ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, तो P का लिख लेते हैं, P जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है। उसके बाद में O और Q के बीच में जितने फ्लोर्स हैं उतने ही Q और P के बीच में, मतलब Q जो होगा वो मिड में आ जाएगा, ठीक है। तो OQ और QP ये यहाँ पे दे रखा है, तो OQ और P ये फ्लोर्स का है, बात ध्यान रखना, क्योंकि एक जो है एक फ्लोर जो है वो वेकेंट भी है, तो हमें उस वेकेंट वाले को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि सबसे पहले कंडीशन इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं, मेरे को साफ साफ दिख रही है कंडीशन कैसे कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, ये अपनों को दे रखा है, एक तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन, ठीक है, और एक ये वाली कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन अपनों को दे रखी है। तो एक बार इससे पहले नॉर्मल ड्रॉ करके देखते हैं कि अपन किस तरीके से कर सकते हैं इसको। R 2 डॉट के बाद में Q, 1 डॉट के बाद में T और S, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बात ध्यान रखना कि वेकेंट वाली जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए ना, कोई फ्लोर वाले में या बिल्डिंग्स वाले में, तो जहाँ पे एग्जैक्टली ये बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में इतने फ्लोर्स हैं या इतने फ्लैट्स हैं, तो आपको उतने के उतने ही फ्लैट्स लेके रखना है। जैसे मान लो कि मैंने ये बोल दिया कि R और P के बीच में 2 फ्लैट्स हैं, तो आपको ये 2 फ्लैट्स मान के ही चलना है। बट यहाँ पे अगर उसने बोल दिया कि R और P के बीच में 3 पर्सन रहते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि 4 भी यहाँ पे फ्लोर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि भाई इन तीनों पे तो फ्लोर पे कोई पर्सन रह रहा हो, इस पे कोई रह ही नहीं रहा हो, ये वैकेंट हो। तो अगर कहीं पे पर्सन की बात आ जाए ना, तो पर्सन वाले में आप फिर एक एक्स्ट्रा भी लेके चल सकते हो, पर्सन भी हो और वैकेंट वाली बात भी हो रही हो। तो इसने बोल दिया कि भाई आर और पी के बीच में तो 3 पर्सन रहते हैं। अब 3 पर्सन अपन ने रख दिए, ये एक पर्सन हो गया, दूसरा पर्सन, अब हो सकता है कि ये वैकेंट हो। तो फ्लैट जो है वो 4 आ गए, पर्सन अपने 3 आ गए। तो ये बात ध्यान रखना कि वैकेंट वाले कंडीशन के अंदर इस तरीके से आ जाता है। तो आप पहले ये देख लो कि पर्सन कहाँ कहाँ पे दे रखा है और फ्लैट कहाँ कहाँ पे दे रखा है। इसमें पर्सन दे रखा है, ठीक है, इसमें भी पर्सन दे रखा है, इसमें चलो फिक्स्ड कंडीशन है, इसको अपन नहीं छेड़ सकते, ठीक है। यहाँ पे अपनों को एन और टी के बीच में फिक्स दे रखा है कि 3 फ्लोर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अपनों को पर्सन दे रखा है और टी ऑड नंबर पे दे रखा है, ओ क्यू फ्लोर्स यहाँ पे दे रखा है। तो सिर्फ अपना एन और टी वाला जो है, एक तो ये परमानेंट कंडीशन है और एक अपना टी लिव जस्ट अबव एस, ये वाला जो है ये परमानेंट कंडीशन है। तो इन दोनों को अपन क्या है एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों को परमानेंट को अपना नोट डाउन कर लेते हैं, ओके। अब इसके बाद में अपनों को क्या करना है, इसके बाद में अपनों को देखना है कि भाई 3 पर्सन यहाँ पे आ गए, 3 6 यहाँ पे हो गए, 7 ही हो गए, ठीक है। 7 टोटल कंडीशन हो गई। 2 और पर्सन अपनों को देखना है यहाँ पे, क्योंकि एक वेकेंट में आ जाएगा और एक पर्सन और बचेगा। अब मैं ये चीज देखूंगी यार मेरे पास में टी तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ 3 इसमें लेना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जस्ट सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2 और ले लिए और उसके बाद में मैं एन लेना चाहूँ तो ये 10 पर्सन हो जाएंगे। देखो 3 3 6 3 9 और 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अब अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर मेरे को ऊपर की तरफ ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3 यहाँ पे या तो n हो सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कहीं ना कहीं वेकेंट वाली कंडीशन भी हो सकती है, बट इस वाले के अंदर मेरे हिसाब से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जस्ट सपोज अगर मैं n को यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, तो t और इसके बीच में कितना आ रहा है भाई, t का बोला हुआ है उसने कि t के तो t जो है वो s के जस्ट अबव है, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे बीच में कहीं वेकेंट आता भी है तो n की पोजीशन फिर अपन को चेंज करनी पड़ेगी, तो वो अपन देख लेंगे। चलो एक बार अपन वेकेंट वाला कंसीडर नहीं करके चल रहे, अपन ऐसे नॉर्मली देख के चल रहे हैं। तो ये अपने पास में 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 वाले पूरे हो गए। अब इसने बोला है कि भाई n जो n के ऊपर है o आता है और o से एक छोड़ के m आता है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं n के ऊपर o लेता हूँ और o से एक छोड़ के मैं अबव में n लेता हूँ, तो अब टोटल फ्लोर्स कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, वापस से वॉयलेट हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे बीच में ही वेकेंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है ना। तो क्या करें फिर अपन, ऐसा कि वेकेंट वाली कंडीशन भी आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1% दे रखा था ना अपन को Q और T के बीच में, R और Q के बीच में अपनों को 2% दे रखे थे। अगर मैं N को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, O को मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो M मेरा यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं इसी के अंदर सेटिस्फाई करके बता रहा हूँ एक बार आपको कि जस्ट सपोज अगर मैं N को यहाँ लेता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जस्ट सपोज मैं n को यहाँ पे लेता हूँ, o को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं बोल रखा, ये सिर्फ बोल रखा है कि o के जस्ट o के नीचे n है, तो मैं कोई भी लेके चल सकता हूँ। और एक छोड़ के जो मेरा m है, अब देखो फ्लोर्स काउंट करो तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 फ्लोर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब p वाली के देखते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। अब इसने मेरे को क्या बोला है कि o और q के बीच में जितने हैं, मतलब एक आ रहा है, एक फ्लोर आ रहा है ना, O और Q के बीच में एक फ्लोर आ रहा है, तो इसने बोला है कि Q और P के बीच में भी उतने ही होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो फिर अपन क्या करें, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को वेकेंट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तभी तो अपन ने ये लिया है कि भाई हाँ, या तो Q और T के बीच में वेकेंट है या फिर R और Q के बीच में वेकेंट है, दोनों में से किसी ना किसी में तो एक जगह वेकेंट है ही। तभी 3 फ्लोर्स अपन जब देखेंगे तो यहाँ पे T और N के बीच में 3 फ्लोर्स बनेंगे ना, अभी तो 2 ही फ्लोर्स आ रहे हैं। तो फिर अपन क्या करें, तो अपन या तो Q और T के बीच में ले सकते हैं या फिर अपन R और Q के बीच में ले सकते हैं। अब देखो अगर मैं Q और T के बीच में एक और फ्लोर लेता हूँ ना, तो O और Q के बीच में मेरे बनेंगे, O और Q के बीच में तो एक फ्लोर आएगा और Q और P के बीच में भी एक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। बट 1 2 3 हाँ पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन इसी को मान के चलते हैं। देखो मैं इसी को लेके चलता हूँ
कि एम मैंने यहाँ पे मान लिया, गलत होगा तो फिर वापस से कंडीशन बनाएंगे। ओ मैं आर मैंने यहाँ कर लिया, एन मैंने यहाँ कर लिया, क्यू जो है मैंने यहाँ पे मान लिया, उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे ले लिया, एक फ्लोर यहाँ पे ले लिया, टी को यहाँ पे ले लिया और एस को यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी मेरा ऑर्डर पे आना चाहिए, तो पी मेरा यहाँ पे आ गया। ओ और क्यू के बीच में जितने पर्सन हैं, ओ और क्यू के बीच में सॉरी जितने फ्लोर्स हैं सॉरी उतने ही क्यू और पी के बीच में होने चाहिए, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी वाला ऑड ये सेटिस्फाई कर रहा है। एन जो है वो आर के पास में नहीं होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और एन और टी के बीच में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर और क्यू का भी अपन ने देख लिया कि भाई आर और क्यू का भी आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, क्यू वाली भी अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जिसमें अपनों को पर्सन का बोल रखा था। क्यू और टी के बीच में जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ पर्सन का ही बोल रखा है, फ्लोर्स पर्टिकुलर नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होगी। और कौन सी बची, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब अपनी ये बनेगी और यहाँ पे जो है वेकेंट आ जाएगा। अब जस्ट सपोज अगर मैं एक कंडीशन मान लो, एक बार मन कर गया मेरा लेके चलने का कि मैं अगर इसको इस तरीके से लेता कि क्यू को एक नीचे शिफ्ट कर देते, क्यू को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, टी को मैंने यहाँ ले लिया, एस को मैंने यहाँ ले लिया, और यहाँ पे कहीं बीच में वेकेंट ले लेते हैं मान लो, तो ओ मैंने यहाँ ले लिया, और एन को 1 2 3, हाँ एन को मैंने यहाँ ले लिया, इस वाले को वेकेंट मान लिया। अब मैं क्या करूँगा कि ओ और क्यू के बीच में कितने फ्लोर्स आ रहे हैं, 2, बट क्यू और पी के बीच में तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आपको लेकर बता दी कि किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आप थोड़ा सा मतलब जहाँ पे कंडीशन आपको पता चलने लग जाए, वहाँ पे एक बार दिमाग लगा के डॉट मेथड से खुद से इमेजिनेशन लगा के देख लिया करो कि अगर अपन इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये क्वेश्चन अपना हो गया, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। वेकेंट वाले फ्लोर्स में बहुत जने फंस जाते हैं, जहाँ पे सारे जने फंस जाते हैं वहाँ पे आप निकल जाओगे, आप स्कोर कर जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अपनों को 9 पीपल दे रखे हैं, ए से आई तक लेके, रेगुलर हेक्सागन टेबल पे हैं, सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं, जिसमें से 6 पर्सन 6 सीट कॉर्नर्स पे लेते हैं, 3 पर्सन जो है वो एज पे आते हैं, ठीक है, 9 पर्सन हो गए। इट इज़ नोन दैट हर ऑल्टरनेट जो सीट है ना एज पे वो वेकेंट है, और ये भी पता है कि 12 सीट अराउंड द टेबल है, और ये फर्स्ट जो वाली है जो 7 को फेस करती है, 2 वाली 8 को फेस करती है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके और उस पे अपन 12 सीट्स बना लेते हैं। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे मैंने 12 सीट्स एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 सीट्स आ गई अपनी। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, डी जो है 4 टू द राइट ऑफ एफ बैठता है, ठीक है, डी जो है वो 1 2 3 4 टू द राइट ऑफ एफ बैठता है, और एच जो है इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट टू द डी बैठता है। अब इसके अंदर अपनों को ये दे रखा है कि सारे के सारे सेंटर को फेस करते हैं, तो ऐसे मैंने मान लिया, आपकी जो मर्जी हो ना डायरेक्शन वो माना करो, डायरेक्शन के साथ में एकदम फ्री रहा करो, आपका जो मन करे ना वैसे डायरेक्शन माना करो। मैंने ऐसे मान लिया कि सारा मेरा तो सेंटर ये वाला है। अब कई लोगों को लगता है कि यार सर्कल बनाओ, फिर उसके अंदर ऐसे सेंटर वाला लो, ऐसे ऐसे बना के फिर अंदर ये वाला सेंटर लो, ज़रूरी नहीं होता। मैंने ये सेंटर मान लिया, मेरी मर्जी होती तो मैं ये वाला सेंटर मान लेता, सेंटर डायरेक्शन इसको मान लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से कि आप सेंटर कहाँ पे मान रहे हो। डायरेक्शन को किसी भी सेंस में मान सकते हो, वो आपकी खुद की मर्जी होती है, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन मैंने नोट डाउन कर ली। जी जो है वो कॉर्नर की लेता है सीट, और सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, ठीक है। तो जी आ गया अपना कॉर्नर पे, और सेकंड टू द राइट ऑफ ई आ गया, ये अपना कॉर्नर पे आ गया, ओके डन है। अब इसके बाद में ना तो ई ना जी, डी और एफ के इमीडिएट नेबर, ई और जी जो है वो डी और एफ के इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी अपना कंफर्म हो गया। और ई और जी के बीच में कोई भी नहीं बैठता, ठीक है, तो ई और जी के बीच में कोई भी नहीं बैठ रहा। जहाँ वेकेंट वाला है वो भी ध्यान रखना। ए जो है कॉर्नर सीट ऑक्यूपाई करता है और इमीडिएट नेबर ऑफ आई है, तो ए का अपन लिख लेते हैं कि भाई ये कॉर्नर सीट पे है, और इमीडिएट नेबर ऑफ आई भी आ गया अपने पास में, ठीक है। और बी जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ जी है, तो बी जो आएगा वो जी का इमीडिएट नेबर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनों को पता चल गई, कंडीशंस नोट डाउन कर ली। अब करके देखते हैं। देखो पहले है ना, पहले ये देखो कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे।
तो स्टार्ट जस्ट सपोज मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मेरे को ये पता है कि ये कॉर्नर पे है, तो मेरे को कॉर्नर का अगर पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एज कौन कौन से हैं। ठीक है, बाकी 3 एज पे ही हैं, 3 एज पे वैकेंट है, कॉर्नर पे ही है। तो मैंने क्या करा, मैंने जी से यहाँ पे ले लिया, क्योंकि सर्कुलर है, फ़र्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, तो मैंने जी से यहाँ पे ले लिया। अब जी के लेफ्ट में ई आ गया, जी के पास में बी आएगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पे आएगा। तो बट ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर, बाकी के सारे एज वाले आ जाएंगे। ओके ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जी और ई तो आ गया, कॉर्नर से तो अपने बहुत सारे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन ये देख सकते हैं कि भाई ई और जी जो है वो डी और एफ के पास में नहीं आते। ठीक है, तो देखो डी और एफ जो है वो इस पोजीशन पे नहीं आ सकते, इस पोजीशन पे नहीं आ सकते और इस पोजीशन पे नहीं आ सकते। इन तीनों पोजीशन पे डी और एफ नहीं आ सकते, ये चीज़ अपनों को पता चल गई। ओके, अब क्या करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी बच गई जहाँ पे जो है डी और एफ जो है वो आ सकते हैं। तो देखो जस्ट सपोज कि मैं यहाँ पे लेता हूँ अगर एफ को, तो मेरा 2 छोड़ के एच और डी यहाँ तक बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई और जी के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये भी मेरे को पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वैकेंट है, इसमें कोई ना कोई आएगा। ठीक है, ये वाला वैकेंट है, इसमें कोई ना कोई आएगा और ये वाला वैकेंट है, ये चीज़ पता चल गई। ए और आई का भी देख लेते हैं। अगर मैं जस्ट सपोज ए मेरे को कॉर्नर पे रखना है तो ए को यहाँ पे रख सकता हूँ, आई को यहाँ पे रख सकता हूँ। ये भी कॉर्नर है तो ए को यहाँ, आई को यहाँ, ए को यहाँ, आई को यहाँ, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो पहले अपन ये मान के चलते हैं कि भाई एफ वाली कंडीशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो एफ वाली कंडीशन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे जस्ट सपोज मैं एफ को अगर यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो 2 छोड़ के मेरे पास में एच यहाँ जाएगा, डी मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो एफ 2 छोड़ के एच और फिर डी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। वैकेंट वाले में कुछ रख नहीं सकते। एफ को मान लो मैं यहाँ लेके चलता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास में, एफ को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, 2 छोड़ के एच नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंट है। अब इसने एक्चुअल में इन कंडीशंस में आप ये चीज़ नोट करना कि इसने ये चीज़ बोल रखी है कि जैसे मान लो कि मैं ये कंडीशन बताता हूँ आपको कि डी सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एफ। तो यहाँ पे पर्सन की बात नहीं दे रखी कि अपन वेकेंट को कंसिडर करके चलें या नहीं चले, वो चीज़ आप नहीं कर सकते जब तक आपको पर्सन्स का नहीं दे रखा ना। अब जैसे मान लो अगर मेरे को ये बोल देता है कि डी और एफ के बीच में 4 पर्सन है, तो मैं वेकेंट वाला पे कंसिडर करके चल लेता। बट यहाँ पे जब उसने बोल रखा है कि 4 टू द राइट ऑफ ये, तो आपको वेकेंट वाला भी इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वेकेंट वालों को काउंट करके, जैसे आप सोच रहे होंगे ना कई जने कि यार चलो ठीक है एफ वाला अगर मैं यहाँ पे रख भी दूँ, एफ वाला जो है मैं यहाँ पे रख भी दूँ, 2 छोड़ के मैं यहाँ पे एच, मतलब यहाँ पे वेकेंट आ रहा है तो यहाँ पे एच रख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट वो नहीं कर सकते। जब आपको सेकंड टू द थर्ड टू द राइट इमीडिएट लेफ्ट बोल रखा है तो आपको वैसे ही पोजीशन को सेट करना पड़ेगा, वेकेंट वाले को इंक्लूड करके नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स नहीं दे रखे आपको, यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली पोजीशन पे भी नहीं आ सकते, ये वाली पोजीशन पे भी नहीं आ सकते। ठीक है, अगर जस्ट सपोज मैं एफ को यहाँ पे मान लेता हूँ और 2 छोड़ के मैं एच को यहाँ मान लेता हूँ, तो मैं डी को यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा, ये भी मेरी वॉयलेट होगी कंडीशन। ठीक है, और कौन सी कंडीशन बची, मैं यहाँ पे रख सकता, तो अब कहाँ पे रखूँगा, अच्छा सॉरी एक कंडीशन हाँ ये थी, ये वाली भी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे रखूँगा तो वैसे ही एच यहाँ पे आ जाएगा और फिर डी वैसे ही नहीं आ पाएगा। तो एक ही कंडीशन अपने पास में बच रही है, वो कंडीशन कौन सी है कि अपन एफ को जो है यहाँ रख सकते हैं इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो एफ को यहाँ पे रख के देखते हैं कि अपने पास में क्या रिजल्ट आता है। ये अपना यहाँ पे था, इस पे कॉर्नर पे आ गया, वेकेंट आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, वेकेंट आ गया। ठीक है, एफ को मैं यहाँ रखता हूँ, 2 छोड़ करके मैंने एच को जो है यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब एच को अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो डी जो आएगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में ये वाली जो कंडीशन थी जी और बी की, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे तो वेकेंट है, यहाँ पे बी को रख नहीं सकते, तो बी को कहाँ रखेंगे, बी को यहीं पे रखना पड़ेगा। ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, डन है, ये भी होगी, ये भी होगी। ई और जी वाली भी सेटिस्फाई होगी कि भाई ये ई और जी के बीच में कोई बैठा नहीं है। ठीक है ना, तो नो वन सिट्स बिटवीन ई एंड जी, तो वेकेंट आ गया तो वैसे ही वो कंफर्म हो गया। अब आई और ए का बोल रखा है,
ए के लिए कॉर्नर सीट कौन कौन सी बची है, ए अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो वैकेंट आ गया यहाँ पे आ गया एच, रख नहीं सकता आई को, तो ए को मेरे को यहीं रखना पड़ेगा ताकि मेरा जो आई है, ठीक है ना, आई वाली जो पोजीशन है वो मेरी यहाँ पे आ जाए। ए को मैंने यहाँ रखा, आई को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, ये मेरी कंडीशन पूरी की पूरी सॉल्व हो गई, इसमें सारे के सारे अपने आ गए। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सारी कंडीशन जो थी वो सारी आपको पुट करके बता दी, सेटिस्फाई करके बता दी। वैसे ही इस वाले के अंदर भी अपन ने सारी जितनी भी थी पोजीशन, जितनी भी अपनी पोजीशन सारी थी, आप पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, वो सारी मैंने आपको चेक करके बता दी। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, कंफ्यूजिंग थे, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ही एग्जाम में फटाफट से बन पाएंगे। अदरवाइज ये जो पॉसिबिलिटीज़ वाली सोचने वाली चीज़ है ना, कई लोग ऐसे बना लेते हैं, 4-4 5-5 सर्कल्स बना लेते हैं। फिर आप एक बार जैसे आप सपोज करो कि आपने सर्कल बनाया, ठीक है, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ कि जस्ट सपोज आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपने मान लो ये सर्कल बनाया। अब उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, मैं जैसे रफ पेपर पर बनाते हैं वैसे ही बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये बना लिया, इसमें पॉसिबिलिटी समझ में आ नहीं रही, फिर एक और बनाया, फिर 1 2 3 4 5 12 तक करोगे, फिर एक और बनाया, फिर 1 2 3 4 5 12 तक करोगे, फिर एक और बनाया। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी चेक करी थी अपन ने, इस वाली पोजीशन पे चेक करी, इस वाली पे चेक करी, इस वाली पे चेक करी और इस वाली पे चेक करी, ठीक है ना। तो वो आपके समझ से बाहर हो जाएगा उस टाइम एग्जाम में, पैनिक कर जाओगे। 6 से 7 मिनट पक्के बता रहा हूँ मैं आपके लग जाएंगे अगर आप ये सर्कल वाले मेथड से करना स्टार्ट करोगे ना। गारंटी लिखवा के ले लो, 7 मिनट से कम तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और 7 मिनट आपने दे दिए ना, तो इसका मतलब जहाँ पे आप 2 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट कर सकते थे जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 पजल अगर आप कंप्लीट कर दो तो 10 क्वेश्चन आपके बनते हैं। जहाँ पे आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे थे वहाँ पे आपने सिर्फ एक पजल सॉल्व किया है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपके 5 क्वेश्चन का घाटा हो गया। 5 क्वेश्चन में तो सारा गेम ही चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी से सीख लो, अभी से प्रैक्टिस कर लो। मैं रोज थ्रेड मेथड इस वाले मेथड पे, थ्रेड वाले मेथड पे रोज क्वेश्चन लेके आता हूँ, रोज आपको अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में वापस इस तरीके का क्वेश्चन आए, फिर उसको वापस आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप खुद से हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड अप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर से इसको प्रैक्टिस करना, और अर्थमेटिक और डीआई के जो भी सेशंस मैंने डाल रखे हैं वो ज़रूर से देखना, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर डाल रखे हैं, ठीक है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो आप सब लोग, और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस जर्नी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बेल लाइट बटन को दबा लेना, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास में जब भी वीडियो अपलोड हो। यार 15-20 मिनट 2-2 क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं रीजनिंग के, अच्छी क्वालिटी के 2 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। अगर आप मतलब आधा घंटा भी बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका बहुत बहुत फ़ायदा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं लेके आ रहा मैं कोई कि यार बहुत ही हार्ड डिफिकल्ट लेवल हो या बहुत ही ईजी लेवल हो, वैसा भी नहीं कर रहा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्लर्क में भी हेल्पफुल होंगे ये सारे। तो आप ज़रूर से इसको देखा करो, ज़रूर से अटैम्प्ट करा करो क्वेश्चंस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।